नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के इस अंक के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। लॉकडाउन का आज 29वां दिन है। हम लगातार अपने माध्यम के जरिए जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से ये आह्वान कर रहे हैं कि अपने को सुरक्षित रखने के लिए जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसका पालन करें। इस बीच आज असम के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने ये घोषणा की है कि 25, 26 और 27 तारीख तक अंतर जिला मूवमेंट जो है शुरू होगा, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी बात जो है वहां के स्थानीय डीसी का परमिशन, जिला उपायुक्त का परमिशन बेहद जरूरी होगा। अगर आप एक बार एक जिले से दूसरे जिले जाते हैं तो फिर वापस नहीं आ पाएंगे। इस बात को आपको बेहद ध्यान में रखना होगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार ही असम सरकार ये सुविधा आपको प्रदान कर रही है। असम सरकार तो सुविधा ये भी दे रही है कि जो गरीब जनता है उनके बीच राहत सामग्रियां पूरी तरह से पहुंचे, लेकिन अधिकतर जिलों से ये खबरें आई है कि राहत सामग्री वितरण में व्यापक धांधली हो रही है। जो फेयर प्राइस के दुकानदार, कई दुकानदार गड़बड़ियों के चलते गिरफ्तार भी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट लहजों में कह दिया है कि गरीबों तक राहत सामग्री पहुंचाने में अगर गड़बड़ी पाई गई तो सरकार सख्त कदम उठाएगी। इस बीच चिंता बिजनेस कम्युनिटी को लेकर भी जारी है, क्योंकि उनके लिए स्पेसिफिकली कोई पैकेज की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई थी, उसमें कई निर्णय लिए गए हैं, लेकिन निर्णय की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। पूर्वोत्तर भारत के में अगर कोरोना संक्रमण की बात करें तो स्थिति सामान्य है, लेकिन सरकार अलर्ट पर है। सरकार कोई चांस लेना नहीं चाहती। तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ उपस्थित है रवि अजितसरिया, जो एक व्यवसायी है और स्तंभकार भी है। हमारे साथ मौजूद है प्रमोद तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रमन झा जुड़ चुके हैं। सबका कार्यक्रम में स्वागत है। मैं रवि अजितसरिया जी से ये शुरू करता हूं। 29 दिन हो चुके हैं और हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमने चर्चा की थी कि बिजनेस कम्युनिटी काफ़ी प्रभावित हो रहा है। आज एक बैठक हुई है, हालांकि निर्णय का पता अभी तक नहीं चल पाया है। खासकर छोटे जो व्यवसायी है उनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। 29 दिन बीत चुके हैं। क्या उनकी वो जो अपेक्षाएं कर रहे हैं सरकार से गलत है या सरकार की सदिच्छा नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोरोना को लेकर खास करके अपने असम में काफ़ी उसको कोरोना से बचने के लिए काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है। साथ ही देश में भी कोरोना का जो संकट है वह कुल मिलाकर काफ़ी कंट्रोल में है, ऐसा मैं कहूँगा। स्थितियाँ भी बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं है, क्योंकि बड़े शहरों में अगर देखें, जो दिल्ली, जयपुर, इंदौर वगैरह कुछ शहरों से अच्छी खबरें नहीं आ रही है, फिर भी काफ़ी परिस्थितियाँ काफ़ी अंडर कंट्रोल है, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है। जहाँ तक व्यापारिक समाज की बात है, 29 दिन होने के पश्चात में एक हताशा का माहौल व्यापारिक समाज में जागृत हुआ है। इन दिनों मैंने महसूस किया है कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, लोग हताश होते जा रहे हैं कि कैसे उनकी रोज़गार चलेगा, कैसे उनका घर चलेगा। ये बात व्यापारिक समाज साफ तौर पर खुले रूप से नहीं कह रहा है, लेकिन उनके चेहरों पर हताशा साफ झलकती हुई नज़र आती है। जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है कि व्यापारिक समाज ये अपेक्षा भी करता है साथ साथ कि केंद्र सरकार कुछ राहत व्यापारियों के लिए बहुत जल्दी घोषणा करें, क्योंकि जैसे जैसे दिन जा रहे हैं व्यापारियों को यह चिंता ज़रूर सता रही है कि उनको सबसे पहले अपना किराया देना है दुकान का, घर का। नंबर तो जो कर्मचारी है उनके यहाँ 1 या 2 या 3 या 4 उनका वेतन देना है उनको। साथ ही जो कर है, अभी मैं ये उदाहरण देना चाहूँगा कि 2-3 दिन पहले ही उनके पास में इलेक्ट्रिसिटी बिल आए हैं व्हाट्सएप के द्वारा, जो उनको पेमेंट करना है। देखिए, मज़े की बात क्या है, इस दौरान भी व्यापारियों ने एक साथ मिलकर, असम के साथ मिलकर, असम के राजस्व में कोई घाटा ना हो इसको लेकर, फिर भी उन्होंने उस इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट सदिच्छा दिखाई है, पेमेंट किया है उन्होंने। ये बात निकल के आती है कि व्यापारी आज भी सरकार के साथ चल के, उनके साथ मिल के काम करने को तैयार है, इसमें कहीं भी दो राय। लेकिन साथ ही उनको जब आगे की राह देखनी होती है, जब आगे की राह देखते हैं तब उनको थोड़ी हताशा सी लगती है। वह अपेक्षा भरी नज़र से सरकार की ओर देख रहे हैं कि कैसे उनको राहत पहुंचाई जाए, कैसे एक बड़े पैकेज की ओर
हम पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे, हम यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जब रिजर्व बैंक के गवर्नर कुछ अनाउंसमेंट कर रहे थे तब हमें लग रहा था कि अगले दिन ही या 2 दिन बाद में फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से एक पैकेज की घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा फिर भी हमें आशा है कि एक आध दिन में ऐसा हो सकता है, मुझे ये पर्सनली आशा है। जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद तो करनी ही होगी। और फिक्की 9 से 10 लाख करोड़ रुपए की मांग करी है आर्थिक गति को पटरी पर लाने के लिए। इस पर केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, इसके लिए तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन असम सरकार ने आज कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की है, जिसमें प्राइवेट स्कूल में अप्रैल महीने का जो फीस है उसका 50% ही चार्ज लिया जाएगा। और ये भी साफ लहजों में शिक्षा मंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने प्राइवेट स्कूलों को संदेश दिया है कि किसी भी शिक्षक को स्कूल से न निकाला जाए, न ही उनके सैलरी में कटौती की जाए। और साथ ही इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट की जो बात कही गई है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पे कही गई है। बहुत ज़रूरी जो अलग अलग ज़िलों में फंसे हुए उनको घर वापसी की एक मौका दिया जा रहा है, लेकिन गाइडलाइन के तहत ही होगा। और इस बीच जो है राहत सामग्री वितरित करने की जो प्रक्रिया पिछले 22-23 दिनों से चल रही थी, उसमें अब जाके हम देख रहे हैं कि बहुत से जगहों में लिस्ट नहीं बनी है और कुछ जगह में आर्थिक सहायता जो 1000 रुपये देने की बात कही जा रही थी उसमें भी कटौती करके दिया जा रहा है। कुछ लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर भी दर्ज हुआ है। प्रमोद जी, 29 दिन बाद हम देख रहे हैं बार बार मुख्यमंत्री की अपील के बावजूद भी ग्राउंड लेवल पे काफ़ी कुछ जो है राहत सामग्री वितरण में या आर्थिक सहायता पहुंचाने के क्षेत्र में व्यापक धांधली हो रही है, बराक घाटी से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक। क्या कहेंगे? देखिए, अफसरशाही का काम करने का अपना एक अलग तरीका है। नौकरशाही जिस ढंग से काम करती है हमारे देश में, हमारे सिस्टम में, वो हम सभी जानते हैं। ऐसा लगा था जब ये लॉकडाउन शुरुआत हुई थी और केंद्र सरकार ने कई घोषणाएं की थी, तो लगा था कि कुछ ग्राउंड पे बदलाव दिखेगा, लोग कम से कम इस महामारी के समय सदिच्छा का परिचय देते हुए काम करेंगे। पर सिस्टम में जो कुछ भ्रष्ट लोग हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कई ऐसे एग्जाम्पल्स है, कई ऐसे दृष्टांत सामने आए हैं कि सरकार की ओर से जो राहत दी जा रही है उसको सही लोगों तक पहुंचाने में अनियमितताएं हो रही है, घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से प्रशासन को निर्देश भी दे रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बोनाफाइड जो बेनिफिशियरी है उन तक राहत पहुंचनी चाहिए, रिलीफ उन तक पहुंचनी चाहिए, पहुंच भी रही है। कहीं कहीं कुछ किंतु परंतु जरूर है। पर दूसरी बात, जो व्यापारियों की बात हो रही थी, रवि जी स्वयं एक व्यापारी और बार बार कह रहे थे कि व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा होनी चाहिए। यहाँ एक थोड़ी सी पेचीदगी है इसमें। व्यापारियों को सरकार क्या राहत पैकेज देगी? उनको तो कैश तो कुछ दे नहीं सकती है कि कुछ कैश पैकेज उनको दे दे। पैकेज के नाम पर, राहत के नाम पर सरकार ये कर सकती है कि वो अपना व्यवसाय चलाएं। उसके लिए बैंकों को सरकार निर्देश दे सकती है कि एक तो बैंक अपने पास में लिक्विडिटी बढ़ाएं, वो तो रिजर्व बैंक करेगी, रेपो रेट में चेंज करके, दर में चेंज करके। बैंकों के पास में जब लिक्विडिटी रहेगी तो सरकार निर्देश दे सकती है कि उनको वर्किंग कैपिटल लोन या जो फिक्स लोन है उनकी जो शर्तें हैं वो शर्तों को थोड़ा आसान बना दिया जाए। बहुत ज़्यादा बैंक जो कोलेटरल के ऊपर इंसिस्ट न करें, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, सरकारें ये कर सकती है कि टैक्स की जो कंप्लायंस वगैरह है वो उसमें थोड़ी सी छूट दे सकती है। जहाँ तक किराए की बात है, वेतन की बात है, उनके जो और रेकरिंग एक्सपेंसेज है वो तो उन्हें खुद ही वहन करने पड़ेंगे। ये तो रास्ता उन्हें ही निकालना पड़ेगा कि जब ये लॉकआउट खत्म होगा, लॉकडाउन खत्म होगा और जब फिर से दुकानें खुलेंगी तो अपने व्यवसाय को वो किस तरह पटरी के ऊपर लाएंगे। एक काम मैंने पहले भी कहा था, सरकार ये भी कर सकती है, खुदरा व्यापारियों को आजकल बड़े जो शॉपिंग मॉल्स है और जो ई कॉमर्स है उनसे बहुत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। तो सरकारें ये कर सकती है कि एक ही जीन्स की कीमत, एक ही वस्तु की कीमत अगर वो खुदरा व्यापारी से ली जाए तो एक होगी, और अगर वो ई परचेजिंग की जाए तो एक होगी। वो ऐसे किया जा सकता है कि दोनों की टैक्स दरों में फ़र्क किया जा सकता है कि अगर वो डायरेक्ट आप बिल देकर खुदरा व्यापारी से पेमेंट करेंगे, मसलन अगर किसी चीज़ के ऊपर 10% GST है, और अगर ई कॉमर्स के जरिए अगर आप ऑनलाइन उसको लेंगे तो उसमें 12%, 13%, 14% लगेगा। इससे कम से कम ये राहत मिल सकती है कि उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकता है बड़े प्लेयर्स से कम्पीट करने के लिए।
बाकी तो मुझे नहीं समझ में आता कि छोटा व्यापारी को एक तो कैटेगरी करना मुश्किल हो जाता है कि आप छोटे व्यापारी किसे कहेंगे। एक अगर थ्रेशोल्ड लिमिट भी अगर हम बनाएं तो 10 करोड़ मानेंगे, 1 करोड़ मानेंगे, 5 करोड़ मानेंगे सालाना टर्नओवर, किसको भी उस ब्रैकेट में रखेंगे? छोटे मझले की ब्रैकेट में कौन आएगा, छोटे की ब्रैकेट में कौन आएगा, और उस तीसरी जो उससे बड़ी ब्रैकेट है उसमें कौन आएगा? तो ये बहुत पेचीदगी भरा काम है। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम कहते हैं कि उन्हें व्यापार करने में सहूलियत सरकार अपनी नीतियों के द्वारा प्रदान करे, व्यापारियों के लिए यही काफ़ी होगा। पर हो दूसरी बात रही है, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि माना कि सरकारी क्षेत्र में राहत वितरण में काफ़ी कुछ घपले हुए हैं, पर ये 28-30 दिनों से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, व्यापारी वर्ग ने पूरी तन्मयता के साथ में सरकार के निर्देशों का पालन करके सप्लाई चेन को बरकरार रखा है। जिन्सों के दाम में बढ़ोतरी जरूर हुई है, उसमें भी एक ब्लेम गेम चल रहा है। स्टोर जो होलसेलर है वो बोल रहे हैं कि सोर्स के ऊपर दाम बढ़ रहा है, रिटेलर बोल रहे हैं कि होलसेलर ज़्यादा दाम ले रहा है, और जो और छोटी गलियों में जो छोटी छोटी दुकानें हैं वो तो एमआरपी से भी ऊपर दर में चीज़ों को बेच रहे हैं। मेरा जहाँ तक आकलन है कि इस परिस्थिति में तीनों ही सोर्स भी, बड़े जो होलसेलर है और रिटेलर है, तीनों ही थोड़े से दाम ज़्यादा ले रहे हैं लोगों से, और अल्टीमेटली किंतु उसका जो बोझ है वो आम उपभोक्ता के ऊपर पड़ रहा। पर फिर भी जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी जो समुदाय है, उसने एक्सेप्शनल काम किया है। बावजूद इसके कल हमने देखा कि एक राष्ट्रीय दल के एक नेता ने पूरे के पूरे व्यापारी वर्ग को, एक समुदाय को चपेट में लेते हुए टिप्पणी कर डाली, उसे काला बाजार कह डाला। इस तरह की शायद पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ। अगर इस तरह की अगर बात होती है, सीधे मारवाड़ी कम्युनिटी पर ये आरोप लगाया, वो निंदनीय था, अनएक्सेप्टेबल है, अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट है। हालांकि बाद में ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स के द्वारा इस तरह की टिप्पणी की गई है, उसका हम खंडन करते हैं। वो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, पर वो हमारा विचार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की जो इंक्लूसिव कल्चर है उसमें इस तरह की बातें नहीं आती है। पर नेता बयान देने के बाद में उसके ऊपरी दर्जे के नेता इस तरह की बयानबाजी करते ही रहते हैं। पर जो माइंडसेट है वो तो कम से कम खुल कर आया ना, कि आज भी लोग व्यापारी समुदाय के प्रति, देखिए आज भी 70 साल आज़ादी को होने के आ गए हैं, किंतु सोशलिज्म का जो वो एक फलसफा था उससे आज तक हम लोग निकल नहीं पाए हैं। आज भी खासकर पूर्वी भारत में व्यापार और व्यापार करने वालों को बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता है। अगर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली, उसके पास में कोई विकल्प नहीं रहता है, तब यहाँ के लोग जाकर वो व्यापार में जाते हैं कि कुछ और तो कुछ मिला नहीं, सरकारी नौकरी भी नहीं मिली, क्या करें, व्यापार कर लेते हैं। व्यापार के प्रति ये जो नज़रिया है, ये नज़रिया देश के लिए अच्छा नहीं है। कोविड-19 के इस अप्रत्याशित संकट में भी अगर ये बात हमें समझ में आ जाए तो ठीक रहेगा, देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति होगी। जी हाँ, बिल्कुल। रमन झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, हालांकि मांग जो है बहुत कम है इस वक्त, और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में डीजल पेट्रोल के ईंधन की कीमत बिल्कुल धराशायी हो चुकी है। ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाना और व्यापारी वर्ग के प्रति जिस तरह की सहयोग की सरकार जो कुछ कर सकती है उस नहीं किया जाना, और गरीबों के लिए जो राहत सामग्री वितरण है उसमें धांधली, इन सब को पूरे परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि लॉकडाउन को 1 महीना होने को है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे मैं पहले भी आपके चैनल से कह चुका हूँ, आया हूँ आपके चैनल पर, कहा है मैंने कि लॉकडाउन में हर समाज के हर वर्ग को और हर व्यक्ति को आपस में जुल के काम करना चाहिए। भारत में परोपकार की भावना बहुत अच्छी है, और आपने देखा है कि शहरी क्षेत्रों में भी जो दिहाड़ी मजदूर हैं या जो गरीब लोग हैं, उन्हें सरकार से ज़्यादा NGO सामाजिक संस्थाओं से मदद मिली है, और इसके लिए मैं समाज के हर वर्ग को और हर NGO को सराहना करता हूँ। लेकिन वहीं सरकार की तरफ से जो एक आम लोगों तक, ठीक है, मैं इस चीज़ पे मैं हम लोग से एक मत है कि हेल्थ के सेक्टर में गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, लेकिन जो राशन है, लोग भूख से न मरे, और अन्य दवाइयाँ हैं लोगों तक सही ढंग से पहुँचे, इसमें सरकार व्यर्थ रही है। और उसमें भी जो सरकारी कर्मचारी हैं, आपने देखा होगा कि सिर्फ राशन मतलब PDS के जरिए ही नहीं, बल्कि जो आपका पंचायती व्यवस्था के जरिए भी जो दी जा रही है राहत, उसमें भी घोटाला हो रहा है। तो ये जो घोटाला हो रहा है, इस पर सरकार अंकुश लगाने में असफल रही है। यह सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने पदाधिकारियों पर और अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर अंकुश लगाए कि इस तरह की जो घटना आज की परिस्थिति में, यह विषम परिस्थिति है, पूरा विश्व आज मानव अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन के लिए लड़ रहा है,
और ऐसी परिस्थिति में अगर लोग इस तरह के काम करेंगे तो ये अमानवीय और घृणीय है। दूसरी तरफ मैं पेट्रोल और डीजल के दाम पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं व्यापारियों की बात कर दूँ। मैं भी व्यापार से जुड़ा हूँ और व्यापारी ही हूँ। तो ये बात तो सच है, आपको मानना होगा कि किसी भी देश का अगर इकोनॉमिक रीढ़ जिसे कहते हैं वो व्यापारी है, क्योंकि व्यापारी ही एक ऐसी संस्था है या एक व्यवस्था है व्यापारियों की जो आम जनता से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जो है वह लेकर सरकार तक पहुंचाती है। फिर भी अगर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होता है तो वह व्यापारी समाज ही है, क्योंकि हम अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो सेल टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो और अन्य तरह के कई टैक्सेज है जो इनडायरेक्टली इम्पोज होती है जनता पे, वो हम कलेक्ट करते हैं लोगों से। और इसके लिए हम सरकार से किसी तरह का पैसा नहीं लेते हैं, उल्टा हम अपने इनकम से, अपने सोर्स से जो हमारा इनकम होता है वहाँ से भी सरकार को हम इनकम टैक्स देते हैं। आज व्यापारियों की अवस्था ऐसे भी फाइनेंशियल स्थिति में दयनीय है। इकोनॉमिक्स मार्केट जो है सो हम एक तो आपका FDI 100% इन्वेस्टमेंट की वजह से ले लीजिए, या आपका बड़े बड़े मॉल ई मार्केटिंग के जरिए मझोले व्यापार, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो व्यापार हैं वो सभी ऐसे ही डूबे हुए हैं। लोग दुकानें बंद कर रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है लोगों की, हो रहा है। लेकिन इस कोरोना के समय में सरकार को चाहिए था कि उसके लिए एक सहायता हो। अभी हमारे मित्र ने कहा, उन्होंने कहा कि सरिया जी ने, कि इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है। आप देखेंगे कि दुकानें बंद है, वहाँ लाइट कंज्यूम नहीं हो रहा है, लेकिन जो फिक्स चार्जेस है उसका बिल आ रहा है। तो ये सब बिल सरकार चाहे तो उनको रिम्बर्स कर सकती है या एक्सक्यूज कर सकती है, माफ़ कर सकती है उस चीज़ को कि चलो जब तक दुकान बंद है, आपका कंजम्पशन नहीं हो रहा है, तो इसी परिस्थिति में जो आपका मिनिमम चार्जेज है उसको हम वेव करते हैं। उसके अलावा टैक्स के जरिए भी कर सकती है। लेकिन सरकार की मंशा कहीं भी टैक्स में कम करने की नहीं है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो हम लोग आज तक अभी सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम लोग सैनिटाइज़र का, और उस सैनिटाइज़र पे भी 18% टैक्स सरकार ले रही है, मास्क पे 5% टैक्स ले रही है। तो ये सरकार से अगर हम ये अपेक्षा रखें कि व्यापारियों की कुछ मदद करेगी तो संभव नहीं है। और पेट्रोल डीजल की दाम तो आपने कहा है कि ये सरकार महंगाई को बढ़ावा दे रही है। आज जहाँ खाने पीने चीज़ों की किल्लत हो रही है, वहीं आप पेट्रोल डीजल के भाड़ा बढ़ाकर आप जो भी अप्रत्यक्ष रूप से आप दामों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भाड़ा बढ़ेगा, स्वाभाविक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर फ्यूल चार्ज बढ़ा तो फ्यूल चार्ज बढ़ेगा तो एसेंशियल कमोडिटी का रेट बढ़ जाएगा। तो जहां आपको लोगों को राहत देना चाहिए था, वहीं आप जेब के लोगों के जेब को और काट रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है सरकार की, हाँ ये मानता हूँ कि सरकार की अभी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, राज्य सरकारों की भी, क्योंकि अभी कई राज्यों के सरकार ने केंद्र सरकार से GST के जो अपने बकाए हैं वो मांगे हैं, उसके अलावा मदद भी मांगे हैं। और असम में भी सरकार ने कहा है कि अगर हमें बाहरी मदद न मिले, वो तो सीधे तौर पे अपने केंद्र सरकार को नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर बाहरी मदद न मिले तो मई महीना से हो सकता है कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन तक देने में दिक्कत हो। तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार को, जो एक जिनके पास मुझे लगता है कि आर्थिक स्थिति शायद अच्छी हो, जैसे लोग बोल रहे हैं उनके इकोनॉमिस्ट, RBI या फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्हें चाहिए कि राज्यों को तुरंत मदद करें। राज्यों को मदद की ज़रूरत है ताकि वो अपने कर्मचारियों को वेतन दे सके और लोगों की इस विषम परिस्थिति में सहायता कर सके। अगर जहाँ तक सहायता कर सके ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में कुछ अलग ही नज़ारा देखा जा रहा है। कम से कम इस वक्त तो अमानवीय व्यवहार, जंगली जानवरों को मारा जा रहा है, हमने पहले भी दिखाया, गोलाघाट से भी तस्वीरें आई थी। और डिब्रूगढ़ में काफ़ी हंगामा मचा हुआ है एक वाक़ये को लेकर। प्रशांत फुकन डिब्रूगढ़ के विधायक है, उन्होंने क्या कहा था पहले मैं आपको सुना लेता हूं, वाकया क्या था उस पर आएंगे। इसको नहीं मिला है एक्चुअली दोज हु आर नीडी पर्सन, तो इस लोग को मैं देने को कोशिश करूंगा। और ये जो नॉर्थ ईस्ट न्यूज से हम लोग कल ये बात हम खुद आप लोग का न्यूज में देखा है, तो इसका बारे में मैं अगला बार इसको थोड़ा इसको चल जाने के लिए कुछ कोशिश करेगा। जल्दी जिसको नहीं मिला उसको मिलने का हम। तो प्रशांत फुकन ने कहा था नीडी पीपल को, जिनको जो वंचित रह गए उनके लिए काम करेंगे, और जो नहीं कर रहे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कल एक बयान दिया था, पहले आपको सुनाते हैं। যে অসম চৰকাৰ তৰফৰ পৰা যিবিলাক আমি সাহায্য অসমৰ ৰাইজলৈ প্ৰদান কৰিছোঁ, সেই সাহায্য যাতে ৰাইজে ভালদৰে পাব পাৰে, ইয়াৰ বাবে আমাৰ যোগান বিভাগকো
তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। চাউল আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ আহিছে, সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে ততাতৰীয়াকৈ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াত যাতে কোনোৱে আউল লগাব নোৱাৰে, কোনো যাতে অসৎ অভিপ্ৰায় লোকে আত্মসাৎ কৰিব নোৱাৰে, ইয়াৰ প্ৰতি তেখেতসকলক মই চোকা দৃষ্টি ৰাখিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। तो मुख्यमंत्री का बयान सुना, ये कल रात को ही बयान आया था और डिब्रूगढ़ में 22 नंबर वार्ड में बहुत से लोगों ने ये आरोप लगाया था कि जो वार्ड मेंबर है बार बार उनके पास जाने के बावजूद भी वो वंचित रहे थे। इस वक्त हमारे साथ डिब्रूगढ़ से हमारे सहयोगी रिपुंजय दास जो अपर असम के ब्यूरो चीफ है वो जुड़ चुके हैं। रिपुंजय, कल हमने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी, उसके बाद से डिब्रूगढ़ में प्रशासन भी हरकत में आई है। आज भी आपने बहुत से लोगों से बातचीत की थी, ये जो सरकारी सहायता से वंचित लोग हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया है? रंजीत, लोगों में बहुत ही रोष है, ये तो कहना ही पड़ेगा। ये प्रशासन का मामला है कि कौन क्या लिस्ट में आता है, रेड टेपिज्म क्या है, कौन क्या बीपीएल में आता है, एपीएल में आता है, क्या आता है, ये लोगों को मालूम नहीं। लोगों को बस एक ही चीज से मतलब है, उनका कहना यही है कि उनका आमदनी छूटा है। वो जो रोजमर्रा की जिंदगी वो जी रहे थे, आम से जिंदगी, वो व्याघात हुआ है और बड़ा जोर से इसका झटका इनको लगा है, क्योंकि इसके लिए कोई लोग प्रिपेयर नहीं थे और उसके बदले में 1 महीने में हाँ मुआवजा तो दिया जा रहा है, किसी किसी को मिल भी रहा है 500 रुपये का। अभी 500 रुपये का मुआवजा से एक फैमिली कितना दिन तक चल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कुछ बातें हैं रंजीत, जैसे कि घोटाले की अगर आप बात करें तो आपने खुद देखा कि कल किस तरीके से लोगों ने अपना रोष जताया था, वहां वार्ड मेंबर खुद उपस्थित थे, उनके खिलाफ किस तरीके से गुस्साई लोगों ने अपना रोष जताया था। तो इससे यही व्यतीत होता है कि यहाँ कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जो बेनिफिशियरी लिस्ट है प्रिपेयर करने का, और बेनिफिशियरी कौन है ये भी एक रंजीत सबसे बड़ा सवाल है आज के दिन में, आज के परिस्थिति से में, जबकि पूरा देश पूरा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है। आज के दिन किसको आप बेनिफिशियरी कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, किसको लिस्ट में चढ़ाएंगे, किसका नाम लिस्ट से आप काटेंगे, तो यही सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज है रंजीत। इसको लेके आज भी हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने बातचीत की, बहुत सारे लोगों ने अपने दुख की गाथा सुनाई, और इसको लेके हमने डिब्रूगढ़ के विधायक से भी बातचीत किया। उनका प्रतिक्रिया आपने सुना, वो एडमिट कर चुके हैं कि बहुत सारे लोगों का नाम छूट रहा है। तो यही बात है रंजीत, कहीं ना कहीं प्रशासन से जल्दबाजी में हो, चाहे वो अनजाने में हो या किसी बारे में हो, कहीं ना कहीं तो चूक हो रहा है रंजीत। जी हाँ, आप बने रहिए हमारे साथ। कल क्या हुआ था एक बार हम अपने पैनलिस्ट को दिखाते हैं, उसके बाद हम इस पर बातचीत करेंगे। एक बार डिब्रूगढ़ का वाकया हम दिखा रहे हैं, किस तरह से लोग भड़के हुए थे। मैं निजर कम सरकार कथा कम या तो कोनो तर्क वितर्क ना बाबू, आप शांत रहो बाबू, शांत रहो, आप शांत रहो ना बाबू। मैं अपना लोग कथा कोৱা নাই, মই ইয়াতে কৈছো, মাজত মাত নামাতিব। आप लोग अपना बात बोला ना, आप अपना बात बोल। अरे मैं व्यक्तिगत पैसा দিব নোৱাৰো না আপোনাক, আপোনাক মই কেলে টকা 1000 না না এটো মই কৈ আছো, এটো মই तो ये एक डिब्रूगढ़ शहर के 22 नंबर वार्ड के एक सदस्य है। लोगों ने गंभीर आरोप लगाया था इनके खिलाफ, और आज भी जब हमारे सहयोगी रिपुंजय दास उस इलाके में पहुंचे थे तो बहुत सारे लोगों ने ये आरोप लगाया कि ये जो मेंबर है, सुदामा पांडे नाम है इनका, इनके खिलाफ बहुत से एलिगेशन लगाए गए हैं, और उनके पास जब भी लोग जाता है तो वो
कहते हैं कि आप बाद में आओ और मैं कोई पर्सनली आपको मदद नहीं कर सकता हूं, लेकिन यही लोग जब डीसी ऑफिस जाते हैं, म्यूनसिपल ऑफिस जाते हैं, सर्कल अधिकारी के पास जाते हैं, तो उन्हें सुदामा पांडे के पास भेज दिया जाता है। सुदामा पांडे ने भी इस बारे में बयान दिया था, हम सुनाएंगे उसको, सुदामा पांडे के बयान को। रिपुंजय, कैसी प्रतिक्रिया है, क्योंकि वहाँ में फेयर प्राइस के कई दुकानदारों को भी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है? जी हाँ रंजित, प्रशासन तो अपना काम कर रही है। डिब्रूगढ़ में 1680 पूरा यहाँ में फेयर प्राइस शॉप है। डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त नजर रखा जा रहा है ताकि कोई धंधी ना हो। और इस विषय पे अब तक, कल तक अगर हम देखें, जो 5 ऐसे फेयर प्राइस शॉप एजेंट को निलंबित किया गया है, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है प्रशासन द्वारा। उनके खिलाफ अभी इंक्वायरी चल रहा है, फाइनली जाके इनका लाइसेंस कैंसिल होके। और आपने सुना अभी डिब्रूगढ़ के डीसी ने भी आज कहा कि क्रिमिनल माना जाएगा केस इनको, और उनके सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। जी हाँ रिपुंजय, आपको रोकना चाहेंगे, हमें सख्त कदम उठाए जाएंगे, लेकिन जो विवादों में घिरे हुए हैं ये सुदामा पांडे, उन्होंने भी नॉर्थ ईस्ट लाइव के सामने अपनी सफाई दी थी। क्या कहा था पहले सुना लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। हर बात में मैं सबसे पहले इंगित करना चाहूंगा, जो ये अचानक आई एक विपदा है। अचानक आई विपदा में अचानक निर्णय हुआ, अचानक निर्णय में कहीं हमसे चूक हुई, फिर उसको सुधार करेंगे, वो मेरी जिम्मेवारी होगी। लेकिन जब मैंने उसको धरातल पर जब लेकर के काम शुरू किया, तो वही आपको बताया ना, नहीं कोई गिनती, ना कोई आंकड़ा, ना कोई व्यवस्था। मेरे जिला में कितने लोग हैं, कोई सरकार के पास में सटीक जानकारी। अभी तक 2011 में जो जनगणना हुआ था, जो सेंसेक्स हुआ था, तो उस सब अतिथि में हम लोग को ऐसा लगा जो हम लोग आशा करके आए हैं 100, लेकिन यहाँ लगभग हजारों की संख्या में लोगों ऐसे हैं जिनके पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं है। कहीं के लोग आकर के यहाँ कहीं बसे हैं। रिपुंजय, ये कह रहे हैं कि सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं है कि कितने लोग उस जिले में हैं, कितने लोगों की मदद की ज़रूरत है क्या। और आप चूंकि आज डीसी ऑफिस भी गए थे, सर्किल अधिकारियों से भी बात की थी और आपूर्ति विभाग के लोगों से भी बातचीत की थी, क्या वाकई में ऐसा है कि सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं है, जैसा सुदामा पांडे बोल रहे हैं? देखिए रंजित, ये बहुत ही एक हास्यास्पद बात है। और एक्चुअली सुदामा पांडे जो है वो जिला प्रशासन को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो इनके बात पे ज़्यादा मान्यता भी नहीं देंगे यहाँ के लोग। जो प्रशासन के लोग हैं वो अपना काम जो है वो अपना फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेके ही चल रहे हैं। और ये जो इनका जो कहना है कि ये एक आपदा है, और आपदा के लिए ही हमारे उदाहरण हैं, जो हमारे स्टेट के जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने किस तरीके से कदम लिया। उनसे ज्यादा विपत्ति में रिसेंटली कोई भी पॉलिटिशियन नहीं आया होगा पूरे आसाम में, लेकिन उन्होंने किस तरीके से स्ट्रेटेजिक वाइज एक नेता का प्रॉपर गुण दिखाते हुए किस तरह का पूरा मैटर को संभाला। 34 से लेके अभी 14 तक आ पहुंचा है आसाम में कोविड-19 का केसेस, पॉजिटिव केसेस। तो ये सुधार हो रहा है डेली, एवरी आवर। इसमें कोई दो राय नहीं है रिपुंजय कि स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। मेरा सीधे सवाल है कि जैसा सुदामा पांडे बोल रहे हैं कि आपके प्रशासन के पास आंकड़ा ही नहीं है कि कितने लोग जरूरतमंद है, कितने लोगों को राहत सामग्री दी जानी चाहिए, सुदामा पांडे ऐसा कह क्यों रहे हैं आखिर, जबकि आप सर्किल अधिकारियों से भी आपकी बात हुई होगी? ये तो रंजीत, ये सुदामा पांडे ही जानेंगे कि किस लिए कह रहे हैं वो इस तरीके की बात, क्योंकि सरकार जो है वो तो आंकड़े के ऊपर ही चलेंगे। और इनका जो कहना है ये एक खोखलापन ही, उनका जो खोखलापन है ये पूरे व्यवस्था के ऊपर, खाली राजनीति की रोटियां सेकना जानते हैं, इसी बात को दर्शाता है। ठीक है जी, बिल्कुल प्रशासन इस पे जरूर ध्यान देगी। वो एक वार्ड के मेंबर है, तो एक वार्ड मेंबर के पास निश्चित तौर पे आंकड़ा तो होता ही है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि एक वार्ड मेंबर और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के पास आंकड़ा आते कि एक गांव में कितने लोग हैं, निश्चित तौर पर उन्हीं के थ्रू से, ग्राउंड लेवल से उन्हीं के थ्रू से ये लोगों की लिस्ट जो होता है। और अभी तक मैंने जितना इंक्वायरी किया है,
70 to 80% इलाकों में अभी तक आज 29वां दिन है, बेनिफिशियरी का लिस्ट ही नहीं बना है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपने जो जानकारी दी है उसके लिए आपका धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे जारी रखेंगे और ये जो सरकारी तंत्र में जो खामियां सामने आ रही थी उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम ब्रेक से पहले हम दिखा रहे थे कि डिब्रूगढ़ के एक वार्ड में जिस तरह का वाकया हुआ, लोग वहाँ के भड़के हुए थे, जनप्रतिनिधि पर सीधे आरोप लगा रहे थे कि उनके राहत सामग्रियों के सहित जो आर्थिक मदद की बात सरकार की ओर से की गई है उन तक नहीं पहुंच पा रही है, और कमोबेश असम के हर इलाके से कहीं ना कहीं ऐसे ही खबरें आ रही है। कोरोना वायरस के संकट से हम गुजर रहे हैं। इस वक्त आलोचना करने का समय नहीं है, लेकिन आलोचना करना इसलिए पड़ रहा है कि बेनिफिशियरी वंचित हो रहे हैं, उनके पास न काम है न खाने के लिए पैसे हैं। प्रमोद जी, आपने सुना पूरा वाकया, आपको समझ में आया, और ऐसा नहीं है कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, बहुत से गांव बूढ़ा को भी गिरफ्तार किया गया है, फेयर प्राइस ओनर शॉप के ओनर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री का भी बयान आपने सुना, आप सभी लोगों ने सुना कि उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि इस तरह के घोटाले होते हैं या एनामोलीज होती है तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन इस महामारी के समय भी ऐसे कैसे लोगों की मानसिकता को क्या कहेंगे जो ऐसा कर रहे हैं? देखिए, जिन पांडे जी की आप बात कर रहे थे या दिखा रहे थे, मैं मीडिया ट्रायल में विश्वास नहीं करता, और अगर पांडे जी ने, सुदामा पांडे ने अगर कुछ गलती की है, उन्होंने अनियमितताएं की है, तो कानून अपना रास्ता खुद अख्तियार करेगा। फिलहाल हमें उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए और प्रशासन को कानून को अपना काम करने देना चाहिए। जहाँ तक उन्होंने 2-3 बातें कही कि लिस्ट नहीं है, बेनिफिशरीज की लिस्ट नहीं है, तो इस बात में मैंने पहले भी कहा था दम है। दम इसलिए है, एक बात उन्होंने और भी कही थी कि कई नए लोग आकर बस गए हैं। ये आप बीपीएल कार्ड के जरिए राहत सामग्री अगर वितरित की जाएगी तो अंतिम व्यक्ति तक और हर व्यक्ति तक सामग्री पहुंचेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सरकार को 30 दिन क्यों लगे मुझे नहीं पता है, और अभी तक भी कोई दूसरा मैकेनिज्म वो लेकर नहीं आई है, जबकि मैंने पहले भी आप ही के चैनल के ऊपर एक सलाह दी थी कि सरकार जिन लोगों के पास में आधार है, असम में कम लोगों के पास आधार है, पर जिन लोगों के पास आधार है उन सभी लोगों को मदद दे। जो भी लाइन में लग कर लेना चाहेंगे 5 किलो चावल और 1 किलो दाल उन्हें मिलेगी। अगर आधार न हो तो जिला प्रशासन को 28 दिन चले गए हैं, आगे भी गरीबों को मैं समझता हूँ कि 3 महीने की तो सरकार ने कही है, 5-6 महीने उन्हें मदद की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इनिशियली लॉकडाउन था जो 21 दिन का था, बढ़ा के 15 दिन 16 दिन उसको और बढ़ा दिया गया है। तो ऐसी एक व्यवस्था असम में करनी पड़ेगी कि जिला प्रशासन की ओर से जो लोग गरीब तबके के हैं, जो लोग वंचित हैं, जो लोग असहाय हैं, उन्हें एक टेम्परेरी राशन कार्ड दे दिया जाए या कोई भी एक सरकारी कागज़ दे दिया जाए जिसे दिखाकर वो सरकारी सहायता पाने के हकदार हो सकते हैं। अगर ये व्यवस्था नहीं की गई तो असम के कई कोनों से, कई जिलों से, कई वार्डों से, कई अंचलों से, कई ग्राम पंचायतों से कई सुदामा पांडे आपको नजर आएंगे। क्या कहेंगे रमन जी? देखिए, सरकार की व्यवस्था जो है वो ज़मीनी स्तर पर दिख रही है, क्योंकि भले ही सरकार यहाँ कहे कि हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उनके एक्शन से लोग डर नहीं रहे, या कुछ ऐसा ज़मीन पे दिखना चाहिए था सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद जो जिला पदाधिकारी हैं उनको ऐसे कुछ निर्णय लेने चाहिए थे कि लोगों को लगे कि हाँ सरकार निर्णय ले रही है। अभी आपने देखा सुदामा पांडे वो वार्ड मेंबर भी हैं, एरिया मेंबर हैं, और भाजपा के से ही संबंधित है और भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और अपने ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, सरकार जानती नहीं है कि किसे देना है नहीं देना है। तो इस परिस्थिति में जो भी नीडी है, जिसको ज़रूरत है उसे देना चाहिए, क्योंकि उनसे पहले आपने प्रशांत फूकन जी का भी, हमें जो विधायक है उनका स्टेटमेंट दिखाया था, उन्होंने कहा कुछ नीडी लोग छूट गया है हम उन्हें देंगे, और उन्हीं के कार्यकर्ता कहते हैं कि हमारे पास आंकड़ा ही नहीं है, लोग ज़्यादा हैं, ये अचानक आई विपदा है। आज अचानक आई विपदा है तभी तो लॉकडाउन है, तभी तो सरकार हरकत में है, और ऐसी परिस्थिति में ही सरकार की जो कार्य क्षमता है उसकी पहचान होती है, और सरकार यहाँ विफल है। क्योंकि अगर आप आम जनता को भूखा पेट रखेंगे तो सड़क पे आएगा, क्योंकि अपने बच्चों को, अपने परिवार को भूखों नहीं मरने देगा। उल्टे आप क्या कर रहे हैं कि आज आपने देखा है कि 5 रुपया 85 पैसा पेट्रोल पे दाम बढ़ा दिया, 5 रुपया 43 पैसा डीजल पे दाम बढ़ गया, इससे फिर महंगाई बढ़ेगी। लोगों के पास पैसा है नहीं। जनधन खाते में आप जो राशन कार्ड होल्डर हैं, जिनका जनधन खाता है, उनके परिवार के महिला के खाते में आप 500 रुपया दे रहे हो। अब जिनके परिवार में 6 लोग हैं, 2 बुजुर्ग और 2 बच्चे और 2 परिवार के गार्जियंस जो परिवार चला रहे हैं, वो अपने माँ बाप के लिए दवाई खरीदे
या अपने बच्चों के लिए दूध खरीदे या अपना लिए राशन। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, आप 5 किलो चावल दे रहे हो, सिर्फ 5 किलो चावल देने से ही आप अगर अपने दायित्व का पालन करना चाह रहे हो कि हमारा पालन हो गया, तो नहीं होगा। और भी लोग हैं, उनके और सुविधाओं का आपको देखना पड़ेगा सरकार को, या व्यवस्थित ढंग से कि आम लोगों तक जो निजी डेली आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी ज़रूरत हो और उन्हें प्रोटीन खाद्य भी मिले। क्योंकि इस परिस्थिति में आपने देखा होगा कि WHO से लेकर हमारे प्रधानमंत्री तक ने कहा है कि आपका डाइट ऐसा हो कि आपका शरीर कोरोना वायरस से लड़ सके, और आप उसमें आप सिर्फ सूखा चावल बांट रहे हो तो और 500 रुपया उनके खाते में दे रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में आज हमारे देश की क्या स्थिति है, या देश की स्थिति के अलावा जो कार्यकर्ता हैं या जो लोग हैं वो भी इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा सरकार से कि यह सोचनीय अवस्था है। आज के समय में राजनीति से ऊपर हटके, चाहे कोई भी दल हो, राजनीति से ऊपर हटके और हर व्यक्ति जो सक्षम हो वह समाज की सेवा करे। लेकिन और लोग कर रहे हैं, लेकिन इस पे सबसे ज़्यादा दायित्व ये समाज का बनता है कि बहुत सारे अंचल ऐसा है जहाँ कोई देने नहीं जा रहा है। आप बगान क्षेत्र में चला जाइए या आप गाँव अंचल में चला जाइए, तो बहुत गाँव ऐसा है जहाँ कोई भी NGO या कोई भी सामाजिक संस्था नहीं पहुँच पाया है, लेकिन वहाँ सरकार को पहुँचना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास तंत्र है। हर काम के लिए सरकार के पास एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, PDS का एक चेन है। फिर भी लोग अगर भूखे हैं, फिर भी लोगों का इस तरह का आरोप है जो आप दिखा रहे हैं TV स्क्रीन पे, तो यह सियासत पर ही नहीं, सरकार के कार्य क्षमता पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। जी हाँ, मतलब सरकार को इस दिशा में अभी जो चेन सिस्टम है इसको दुरुस्त करना होगा। हम सीधे बराक घाटी के सिलचर की ओर रुख करेंगे। हमारे सहयोगी विक्रम सरकार वहाँ पे मौजूद है। विक्रम, वहाँ पे राहत सामग्री वितरण को लेकर किस तरह की स्थिति है, और आप ही ने रिपोर्ट भेजा था कि फेयर प्राइस ओनर को गिरफ्तार किया गया है, तो क्या वहाँ पे वाकई इस तरह का घोटाला सामने आ रहा है? क्योंकि अपर असम से भी ऐसे कई खबरें आई, लोअर असम से भी आई, कई गिरफ्तारियां भी हुई है, क्या कहेंगे? हाँ रंजीत, यहाँ पे धांधली तो बहुत ज्यादा हो रही है हर एक जगह पे। सिर्फ ये कछार या बराक वैली का बात नहीं है, एंटायर असम में ऐसा चीज चल रहा है जो लोग हैं ये इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। रंजीत, और भी बहुत सारे तथ्य खोलना बाकी है, क्योंकि जस्ट एक आदमी को हम लोग एक्सक्लूसिव न्यूज हमने किया है, जहां पे बदरुद्दीन जमाल चौधरी, जिन्होंने 39.59 क्विंटल का चावल उन्होंने गायब कर दिया और अभी तक वो चावल रिकवरी नहीं हुई है। हालांकि वो पुलिस रिमांड में है। और ऐसे हमारे पास और भी खबरें हैं, जैसे FCI हो गया, FCI के वहां से एक ही आदमी है जो या दो गिने चुने लोग हैं जो चावल उठा रहे हैं रात को और एक जगह पे स्टॉक कर रहे हैं। रंजीत, हम लोग ने बातचीत की थी एकदम अंदरूनी जो गांव है, फिर टी एस्टेट गार्डन्स हैं, जो ग्रामीण अंचल हैं जहां पे पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके दिल में एक खौफ सा जम गया है। क्योंकि हालांकि सरकार तो स्टेप ले रही है और बार बार ये घोषणाएं भी आ रही हैं, लेकिन वो लोग अभी उब चुके हैं। वो लोग जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी अनाउंसमेंट की गाड़ियां जाती है, उनको रोका जा रहा है कि आप लोगों की अनाउंसमेंट बंद कीजिए, हमको खाना चाहिए, क्योंकि खाद्य सामग्री उन तक नहीं पहुंच रही है। जो जमीनी स्तर पे जो हम अगर देखें, क्योंकि ऊपर लेवल में काम हो रहा है, लगता नहीं है कि नीचे लेवल में काम हो रहा है, क्योंकि कोई भी GP प्रेसिडेंट अभी तक दिखाई नहीं दिया और लोगों का जो जितने भी दुकानें हैं वो लोग मानने को नाराज नहीं है। हमारे सोर्सेज से ये खबर है रंजीत, जो फेयर प्राइस शॉप, सिर्फ फेयर प्राइस नहीं, जो दुकान है, जो रिटेल शॉप्स हैं, जी रेट चार्ट उनको दिया गया है, उससे भी ज्यादा वो लोग बढ़ चढ़ के वो लोग उन रेटों को ले रहा है। हम फिशरी डिपार्टमेंट की अगर बात करें, फिशरी डिपार्टमेंट में एक रेट चार्ट दिया गया है कि इतने किलो से इतने किलो का रिटेल में रेट इतना होगा, लेकिन जहां से जिस फिशरी से आ रहा है वो लोग इसको डिनाई कर रहे हैं। ये हमारे पास सोर्सेज से खबर है, लेकिन वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं। जिला प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे भी एक सिंडिकेट बन गया है। मार्केट को कोई एक सिंडिकेट कंट्रोल कर रहा है जो अपने मन मुताबिक वो रेट लगा रहा है, और उसे पकड़ना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इस वक्त जहां पे पूरा भारत, असम, हर एक लोग यहां पे जूझ रहे हैं खाने के लिए, वहीं पे वो सिंडिकेट है जो अपना राज चला रहा है। रंजीत, आप सिंडिकेट की बात कर रहे हैं और एक तरफ हमारे जो फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर है असम के, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि प्राइस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये बाहर तय होता है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। बहुत ही निराशाजनक बयान था ये। क्या पुलिस वहाँ पे कार्रवाई कर रही है या प्रशासन कोई कदम उठा रही है ऐसे जो अपने मनमाना कीमत वसूल रहे हैं या इस तरह की कालाबाजारी कर रहे हैं? क्या ऐसे लोगों की शिनाख्त की जा रही है वहाँ पे? रंजीत, ये एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है, क्योंकि जिसके खिलाफ अगर कोई
आता है, कोई कंप्लेन आता है रंजीत, ऐसे फेयर प्राइस शॉप्स हो या रिटेलर्स के शॉप्स हो, अगर किसी के पास किसी के खिलाफ ऐसे कंप्लेन आते हैं तब वो जो है कार्रवाई की जाती है पुलिस प्रशासन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। लेकिन ये बहुत ही ऊपर लेवल का मैटर है जो पूरा मार्केट कंट्रोल करता है, क्योंकि उनका कहना यह है कि वो लोग खुद ही होलसेलर से उसी ज्यादा रेट में खरीदते हैं, इसीलिए उनको इतने ज्यादा रेट में बेचना पड़ रहा है। हालांकि रेट चार्ट बनाया तो जाता है, लेकिन जो हमारे पास सूत्रों से खबर है वो रेट चार्ट सिर्फ दिखाने के लिए है, कोई भी दुकान में रेट चार्ट लगाया हुआ नहीं है। एक दो गिने चुने जो होलसेलर्स है जो मार्केट कंट्रोल करते हैं उनके दुकान पे लगाया हुआ है, लेकिन पूरे मार्केट में वो रेट चार्ट कहीं नहीं दिखा हम लोग को। हमने बहुत सारे दुकानों में हम लोग गए, जमीनी स्तर पे हमने खोज जांच पड़ताल की रंजीत, पर कोई नहीं देखा गया। और डेफिनेटली जो फूड सप्लाई मिनिस्टर है वो आए थे, फनीभूषण चौधरी, उनकी जो ये बात थी वो सबके दिल में एक अगर रेट के पास पैसा नहीं है, अच्छे से चल नहीं पा रहा है, जो सामग्री आ रहा है लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। जैसे जितने भी आउटस्कर्ट के एरिया हैं या शहर के अंदर भी जो थोड़े पिछड़े हुए लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको जब हम लोग ने बातचीत की, क्योंकि उनके दिल में एक डर है, वो लोग खुल के सामने नहीं आ सकते, लेकिन वो जब हमारे पास अपना दुखड़ा सुनाते हैं रंजीत, ये कहते हैं कि जिनके पास राशन नहीं है उनको जो 1000 रुपए मिलना था वो भी उनको नहीं मिला है, और राशन उनको मिलता नहीं है, उनके नाम से किसी और लोगों को ये भेज दिया जाता है या वो लोग कहीं और भेज देते हैं। ये बहुत ही एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग ये महसूस कर रहे हैं रंजीत। जी बिल्कुल, आपने बहुत गंभीर बातें कही है और हमारे साथ पैनलिस्ट है, उनके साथ भी इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि अजित सरिया, बहुत देर से आप चीज़ों को बहुत ध्यान से जो भी चला आप देख रहे थे। आप खुद एक व्यवसायी है और कहीं ना कहीं आप एक संवेदनशील व्यक्ति के तौर पे भी जाने जाते हैं। जो पूरा वाकया चल रहा है असम में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहली बात है कि ऐसी जब महामारी फैलती है तो इस तरह के घोटाले की खबर, इस तरह की चीज़ें आती हैं। लेकिन जब हम भारतीय तंत्र को देखते हैं, खास करके असम में, देखिए तंत्र बहुत बड़ा है। तंत्र में जब एक एग्जीक्यूटिव तंत्र जिसे हम कहते हैं, नहीं रवि जी, स्पेसिफिक हम बात करें, दालों के दाम 40 रुपये तक बढ़ गए हैं, आटा भी 40 रुपये बढ़ गया, 10 किलो आटे में 40 रुपये बढ़ गए हैं, चावल के दाम बढ़ गए हैं। मैं वही आपको कहने की चेष्टा कर रहा हूँ तंत्र की बात, कि देखिए कि जब तंत्र की बात करते हैं, एक जिला अधिकारी से लेकर एक SDO, BDO, फिर पंचायत, एक लंबी सूची है, फहरिस्त है, जिसके द्वारा सब चीज़ कंट्रोल होती है। इसमें फूड एंड सिविल सप्लाई भी है, डॉक्टरी भी है, अन्य चीज़ें भी है, ट्रेड भी है, सब कुछ है इसके अंदर। तो मेरे को ऐसा लग रहा है इस समय क्या करना चाहिए कि इस समय जो जिला लेवल के जो लोग हैं, जो इसमें सरकार को अपना तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा अभी, और लोगों को ज़मीन पर उतारना पड़ेगा। अब देखिए इतनी बड़ी धांधली की खबरें आ रही है। पहले धांधली की बात करें, रेट पर प्राइस की बात नहीं करेंगे हम लोग। धांधली की खबर आ रही है, जैसे कि एक वार्ड लेवल से खबर आ रही है कि धांधली हो रही है, लोगों को पैसा भी नहीं मिल रहा है और राशन भी नहीं मिल रहा है। ये बात हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई राजनीतिक पार्टी की चाल हो, ये भी एक बार मान ली जाए कि दूसरी पार्टी के सामने वो अपने कार्यकर्ता आके अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं। अभी सिद्ध नहीं हुआ है इस चीज। नहीं है, सुदामा पांडे भाजपा के ही वार्ड अभी मेंबर हैं। कोई भी जो सामने खड़े हैं वो कौन है, ये बात तो सिद्ध नहीं है। मैं उनको अभी बेनिफिट डाउट देना पड़ेगा उनको अभी। लेकिन कि यह बात तय नहीं हुई है अभी कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि लिस्ट नहीं है हमारे पास, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि लिस्ट नहीं है और ये काम अनन फानन जिस तरह से काम किया जाता है उस तरह से दोबारा हो रहा है। हम भारतीय तंत्र में यह कोई नई बात नहीं है रंजीत जी, हमेशा ऐसा हमने देखा है कि आरोप प्रत्यारोप लगते जा रहे हैं। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं, बहुत ही विकट स्थिति है हमारे सामने। कोरोना का 29वां दिन हो चुका है, लॉकडाउन का। आने वाले 10 दिनों में अभी और 11 दिन और हमारे पास। और मैंने कहा कि हताशा लोगों में ज़्यादा अधिक दिखाई पड़ रही है। इसकी वजह एक कारण ये भी हो सकता है कि लोगों को अपने खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को अनाज सही में नहीं मिल रहा है, और जो पैसे जो मैं समझता हूँ हमें स्पेसिफिक बातें करनी चाहिए। नहीं, स्पेसिफिक बातें मैं बोल रहा हूँ आपको। स्पेसिफिक ये है कि चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार के पास में इतना तंत्र पहले भी था, आज भी है, कि सोर्स पे क्या प्राइस है, होलसेलर क्या प्राइस ले रहा है, रिटेलर की क्या प्राइस हो। अगर सरकार को कहीं कोई दिक्कत आए तो हर जगह ट्रेड बॉडीज है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है,
उनके साथ में जिला स्तर के देखिए, जिला उपायुक्त देखिए, स्तर के ऊपर आपस में तालमेल की बात बहुत की जा कमी सकती है। है। पर हो क्या रहा है कि कोई भी अपनी प्राथमिकता को, हेल्थ सेक्टर को छोड़कर किसी को अपनी प्राथमिकता नजर ही नहीं आ रही है। हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्सेज है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो यहाँ पर पैकेट बांट रहे हैं, फूड पैकेट बांट रहे हैं। फूड पैकेट आप बांटिए, पर आपका पहला काम ये है कि सप्लाई का फ्लो सही रहे, सही दाम पर रहे। आप सरकार की आंख और कान हो, आपको सरकार को बताना पड़ेगा। अगर उनको लगे कि उन्हीं के कुछ व्यवसायी, कुछ असाधु व्यवसायी, कुछ अनस्क्रूपलेस डीलर्स कुछ गलत कर रहे हैं, तो उनको सरकार को इंगित करना चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ट्रेड बॉडीज इस मामले में पूरी तरह सफल रही है। जहां तक मिनिस्टर की बात है, मिनिस्टर के पास में पूरा का पूरा ऐसा तंत्र है कि वो सोर्स में क्या दाम में पता लगा सकते हैं। एक बार एक ऐसा वाकया हुआ भी है, जब आलू और प्याज के दाम यहाँ पर अप्रत्याशित रूप से बढ़ गए थे, तो हमारे सिस्टम ने ही सोर्स पे दाम का पता लगाया गया, आलू प्याज वालों से बात की गई, और आज आलू और प्याज की दरें जो है स्थिर है। किंतु प्याज है, जो प्याज जो दालें हैं, जो चावल है, जो गेहूं है, जो एडिबल ऑयल है, खाने की जो 4 मुख्य चीजें हैं, उनके दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। मैं इसी पे आपके कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको बात में समाप्त कर लेता हूँ अपनी बात। देखिए प्रमोद जी, बात ऐसी है कि सबसे पहली बात, व्यापारियों पर सरकार विश्वास नहीं करती है। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये बात मैं व्यापारियों पर विश्वास नहीं करती है। नहीं, मैं ये आपका वक्तव्य के ऊपर आप कायम है कि व्यापारियों के ऊपर सरकार विश्वास नहीं करती है? यस, मैं आपको एक आप बात ये कह बताता रहे हैं कि हूं। व्यापारियों के ऊपर सरकार विश्वास नहीं करती है? मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से व्यापारियों को हल्के में लिया जाता है, हमेशा व्यापारियों को हमेशा से एक, आपने खुद ही कहा है अभी थोड़ी देर पहले, व्यापारी को हे दृष्टि से देखा जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, आखिरी मार व्यापारी पर पड़ती है। आपने खुद ही थोड़ी देर पहले कहा था। सरकार की बात नहीं कही तो थी कि व्यापारियों पर सरकार विश्वास नहीं करता है, आपने तंत्र पहले विश्वास कहा नहीं करता था। है। मैंने ये नहीं कहा पहले आपने कहा था ऐसी बात कि सोशलिज्म के जुनून, सोशलिज्म की रुमानियत 70 वर्षों में हमारे ऊपर व्यापारियों, देखिए व्यापारियों को हाथ मजबूत करना पड़ेगा। पर व्यापारियों पर सरकार मूल्य वृद्धि की बात करना चाहूंगा। तंत्र व्यापारियों पर विश्वास नहीं करता है। ये बहुत ही व्यापारी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा आपको। मैं आपको साफ बात बताता हूं, व्यापारियों को हर चीज में आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो चीजों के, जिंसों के दाम में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, उसके ऊपर चर्चा से बचा जा रहा है, उसके ऊपर कोई बात करना नहीं चाह रहा है। नहीं, मैं वही आप जो बोल रहे हैं ना, बात दूसरे तो देखिए प्रमोद जी, इसेंशियल कमोडिटी जो आप बोल रहे हो, की भूमिका मैं आपसे नहीं, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भूमिका की बात नहीं है। सबसे पहले मैं सरकार के मंशा पे भी उठा रहा हूँ मूल्य वृद्धि को लेकर। आप जानते हैं कि जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, उस इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से 2002 में राशन के दुकानों को, पीडीएस की दुकानों की बात नहीं कर रहा हूं, जो आम खुला बाजार है उसके हटा दिया गया था। आपको याद होगा कि पहले राशन की दुकान चलाने के लिए, चाहे होलसेलर हो या रिटेलर, उन्हें डीसी से लाइसेंस लेना पड़ता था और वहां प्रॉफिट फिक्स होता था। होलसेलर के लिए 6% और रिटेलर के लिए 10%। जो आज वो लाइसेंसिंग व्यवस्था हट जाने के कारण से आज होलसेलर दाम ज्यादा ले रहे हैं और रिटेलर भी बेतहाशा रेट ज्यादा ले रहे हैं। ये आपको मानना होगा, और ये भी मानना होगा कि आप जो फैंसी बाजार या कामरूप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं उनका मेंबर नहीं हूं, लेकिन मैं एक समय में व्यापार जगत से आज भी जुड़ा हुआ हूं। लेकिन ये सही है कि वहां आप चले जाइए गलापट्टी में या किसी भी होलसेल मार्केट्स में, वहां जो रेट है आप उससे देखेंगे कि 4-4 रुपया, मतलब 400-400, 500-500 रुपया क्विंटल पे ज्यादा दाम रिटेल्स में लिया जाते हैं। जो मूंग दाल या अरहर दाल वहां अगर 60 रुपए किलो है या 70 रुपए क्विंटल है, वो बाजार में 110 रुपए किलो बिक जाता है। और आप उन्हीं व्यापारी में क्यों, आप रामदेव बाबा पे आरोप लगाइए। जो पैकेजिंग फूड है, कौन है आज पैकेजिंग फूड पे 70 रुपए 5 किलो के आटा पे कितना दाम बढ़ गया? 30 से 40 रुपए आप पैकेजिंग फूड पे। तो आप व्यापारियों पे ही नहीं, आप सरकार अपने व्यवस्था को कंट्रोल करें और आज भी फिक्स करे कि कोई भी रिटेलर इससे ज्यादा मार्जिन नहीं ले सकता है। जी रमन जी, ये फिक्स किया जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। एक लिस्ट थमाई, ये लिस्ट थमाई जाती है बिल्कुल। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि व्यापारी वर्ग को सरकार हो चाहे दूसरे संगठन हो, बहुत हल्के में लेते, जरूरत के समय वो याद करते हैं। जब भी बाढ़ आता है तो सबसे ज्यादा, जब बाढ़ आती है, आपदा आती है, तो सबसे पहले सरकार भी व्यापारियों के पास जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भी कहा कि विपणन हमारे साथ समय बहुत कम है। हमारे साथ इम्फाल से शरद चंद्र जुड़ चुके हैं। शरद, आप 29वां दिन है लॉकडाउन का और हमारे पास समय की कमी है। असम से ऐसी खबरें आ रही है, हम खुद दिखा रहे हैं कि जो
एसेंशियल कमोडिटीज डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है उन तक नहीं पहुंच रहा है। आपके स्टेट में कैसी स्थिति है? क्योंकि कल जो है आर.के. समरजीत ने भी कहीं ना कहीं ये माना था कि थोड़ा बहुत गड़बड़ी वहाँ भी है। आज स्थिति कैसी है और पूरा माहौल को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है, सबसे ज़्यादा अगर कोई विपत्ति में है तो बिल्कुल गरीब लोग हैं। रंजीत, बिल्कुल लॉकडाउन की अभी स्थिति जो है मणिपुर में भी कायम है। लोग बाग लॉकडाउन की पालन कर रहे हैं, जो सरकार की दिए गए सभी नियमों के पालन कर रहे हैं। खास करके जो ज़रूरत चीज़ें, खास करके खाने के जो चीज़ों जो है मणिपुर में अब भी हाल ऐसे कोई कंप्लेन नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले हुआ था कि दूर दराज एरिया में न पहुंच पाने की, लेकिन अभी वो सरकार के संज्ञान में आ गया और हर जगह, चाहे वो दूर दराज हो, चाहे वो हिल डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो प्लेन डिस्ट्रिक्ट हो, पैली डिस्ट्रिक्ट हो, सभी इलाका में सरकार की तरफ से जो भी ज़रूरत चीज़ें, खास करके खाने की चीज़ों जो है ये जगह जगह पर जो पहुंच रही है। और आप ही ने 3-4 दिन पहले हमें जानकारी दी थी कि वहाँ पे वाटर क्राइसिस है, तो अभी क्या ये जो पानी की समस्या है उसका हल निकाला गया है? बिल्कुल रंजीत, आपने ठीक कहा कि हाँ, कुछ ये 4-5 दिन पहले मणिपुर में ये कई जगहों पर ये पानी की किल्लत की लोगों को सामना करना पड़ रहा था। हालांकि एक हफ्ते से यहाँ पर रुक रुक के बारिश चल रही है। आज भी बारिश हुआ, ये थोड़ा सा राहत की बात है, क्योंकि जब बारिश आएंगे, नदियों में पानी भरेंगे तो फिर जो वाटर सप्लाई जो है, ये टेप वाटर सप्लाई कहना चाहिए, वो फिर पहुंचाना शुरू कर देगा। हालांकि मैंने कई जगह पर आज घूम करके देखा और मैंने लोगों से बात किया और पता चला कि कुछ जगह पर तो वाटर सप्लाई जो पहले का सप्लाई, जो पाइप की टेप वाटर सप्लाई जो है वो शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में अगर पानी की किल्लत अगर नहीं रहा तो फिर वाटर सप्लाई जो है बिल्कुल लगातार सप्लाई में रहेंगे। हालांकि अभी बारिश है, हो सकता है कि 2-4 दिन और बारिश चले। ये बारिश अगर चलता रहेंगे तो फिर नदियों में पानी भरेंगे और नदियों में अगर पानी रहेंगे तो फिर जो वाटर सप्लाई जो है वो भी लगातार लोगों तक पहुंचाएंगे। रंजीत जी हाँ, बिल्कुल शरद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल तो कई थे लेकिन इस वक्त हमारे पास समय की कमी है, हम आगे आपसे जुड़ेंगे। तो शरद चंद्र जो है वहाँ बता रहे हैं कि वहाँ पे पीडीएफ सिस्टम हो या जो एसेंशियल कमोडिटीज वितरण का जो प्रणाली है वहाँ पे बेहतर है, वहाँ से कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है। हालांकि अंदरूनी इलाकों से जो सोर्सेस ने बताया है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ हैं, लेकिन असम में जिस तरह की स्थिति है वैसी नहीं है। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर है हम। रमन जी, आपका आखिरी मंतव्य लेना चाहेंगे। 29 दिन बीत चुके हैं और भी खासकर गरीब लोगों को और छोटे व्यापारियों को, ये छोटे व्यापारी कौन है इस वक्त हम नहीं बता सकते, प्रमोद तिवारी बताएंगे इसके बारे में। वो लोग काफ़ी मुश्किल में है, तो सरकार को कुल मिला के किस तरह की व्यवस्था अभी अपनानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे भी लॉकडाउन बढ़े। संक्षेप में, हमारे पास बहुत कम समय की कमी है। देखिए, लॉकडाउन बढ़ने की संभावना तो आगे भी है, इसे मैं नहीं कह सकता कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो मूल्य वृद्धि है उसे कंट्रोल किया जाए और आम लोगों तक। सरकार अभी तक यही निर्णय कर पाई है कि क्या करना चाहिए और नहीं क्या करना चाहिए। सरकार अभी तक प्लानिंग में ही है। कोरोना का, लॉकडाउन का 1 महीना हो गया और पूरे विश्व में कोरोना का हुआ आज करीबन 4था महीना चल रहा है। 30 जनवरी महीना में ही कोरोना का जो पहला केस है निकल के आया था। आज 4 महीना कोरोना का हो गया पूरे विश्व में। हमारे भारत में 1 महीना लगभग लॉकडाउन का हो गया और आज भी केंद्र और राज्य सरकार इस उधेड़ में लगी हुई है। उन्हें क्या करना है? आप समस्या का समाधान बताइए, हमारे पास समय की कमी है। सरकार के पास अभी भी, सरकार अगर अपने जो चैनल हैं, जो उनके पास जो चैनल्स, हर डिपार्टमेंट का जो चैनल है, जो एनजीओ है और समाज से, व्यापारी वर्ग से सहायता के प्रमोद जी आखिरी आगे ले जाए, लोगों तक पहुंचे। प्रमोद जी, ना कि दबाव बनाए। देखिए, व्यापारियों को राहत देने या तो सबसे बड़ी राहत तो ये होगी कि जब वो अपनी दुकानें खोल पाएंगे। सरकार को सिलेक्टिव लॉकडाउन हटाना शुरू कर, फेज वाइज लॉकडाउन को हटाना होगा। दुकानें जब खुलेंगी, एक्टिविटीज़ शुरू होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उन्हें राहत मिलेगी। यहाँ एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन खोलने के लिए हम उस दिन का इंतजार नहीं कर सकते जब देश का अंतिम व्यक्ति जो कोविड संक्रमित हो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर निकल आए। फेज वाइज जो हॉटस्पॉट नहीं है, जिन जिलों में अभी महामारी का प्रकोप नहीं है, वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फेज वाइज तरीके से अलाउ करना पड़ेगा। बिल्कुल। रवि अजित सरिया, 10 सेकेंड। देखिए, सरकार को व्यापारियों को सहूलियत देने के हिसाब से उनको फेज वाइज
खोलना देना चाहिए, तभी जाके ये कुछ एक संकट की कमी आएगी। साथ में ये भी कहूँगा कि व्यापारियों ने भरपूर सहयोग किया है सरकार का इस महामारी के दौरान, हेल्प की है, काफ़ी डोनेशन अच्छा दिया है। ये इसलिए नहीं दिया कि उनको वापस कुछ मिले, वह एक अंग है इस देश के, उन्होंने जी हाँ, बिल्कुल परोपकार की भावना रखते हैं। और व्यापारी वर्ग के प्रति सम्मान की भावना सभी आम लोगों को भी रखना होगा। व्यापारियों को सिर्फ विपदा के समय उनसे चंदा इकट्ठा करे या सिर्फ मदद के लिए आगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यापारी वर्ग के चलते ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी आज भी मजबूत है। मुद्दा में हम चर्चा कर रहे थे कि जो घोटाले हो रहे हैं कम से कम उस पर सरकार अब जाग जाए और उस पर जो है लगाम कसे। तो मुद्दा में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ फिर सामने आएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही।